नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि है एनसीईआरटी बेस्ड। तो आइए क्वेश्चंस को करते हैं फटाफट से विद फैक्ट्स। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, इसमें से कथनों पर ध्यान देखना है कि कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। अफ्रीका से केवल कर्क रेखा एवं विषुवत रेखा गुजरती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये तीनों ही बातें असत्य कथन है। ये तीनों देखिए, जो कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। केवल कर्क रेखा नहीं, सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही नहीं निकलती इस एशिया से। कर्क और भूमध्य रेखा दोनों दोनों ही निकलती हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, और अफ्रीका से केवल कर्क रेखा विषुवत रेखा गुजरती है, ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। अफ्रीका से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही रेखाएं गुजरती है। ये एकमात्र द्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसे लगभग दो हिस्सों में काट देती है। जब भूमध्य रेखा गुजरती है एक महाद्वीप से तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। मकर रेखा केवल अफ्रीका एवं दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती है, ये भी गलत है। दक्षिण अमेरिका से, नॉर्थ अमेरिका से 12 डिग्री नॉर्थ से 55 डिग्री साउथ अक्षांश आती है और 35 वेस्ट से 81 डिग्री वेस्ट तक देशांतर फैली हुई है। और इस महाद्वीप से दोस्तों 2 प्रमुख अक्षांश गुजरती हैं, एक तो भूमध्य रेखा और दूसरी है मकर रेखा। सेकंड क्वेश्चन, ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ होता है जीवन। ग्रीक भाषा में लिवास का मीन्स होता है भूपरपट्टी और ग्रीक भाषा में ह्यूडर का मीन्स होता है पत्थर। तो दोस्तों आंसर है इसका केवल एक सही है। ग्रीक भाषा में बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन। लिथास का मतलब होता है दोस्तों पत्थर, नॉट भूपरपट्टी, पत्थर। और हेड्यूर का मतलब होता है दोस्तों इसमें जल। और दोस्तों एटमास का मतलब होता है ग्रीक में वाष्प। तो ऑप्शन ए ठीक है, क्योंकि सिर्फ जो फर्स्ट वाला कथन है वो ही ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कथनों पर विचार करना है। उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। तो बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, केवल जो सेकंड वाला है ये गलत है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है जो क्या है, चंद्रमा। और दोस्तों इसका डायमीटर पृथ्वी के केवल 1/4 है, 1/3 नहीं है, 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए होता है क्योंकि मून है वो अर्थ के बिल्कुल पास है और उपग्रह एक खगोलीय पिंड होते हैं जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए ठीक है, इसमें मतलब कथन ए सही है और सेकंड वाला गलत है, तो इसमें असत्य पूछा गया है। नेक्स्ट, किन ग्रहों के कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है? Which planet do not have any satellites? बुध और शुक्र का नहीं है, तो बुध का है फर्स्ट एंड फोर्थ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मरकरी और वीनस के पास अपना कोई भी सैटेलाइट नहीं है, अपना कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर होते जाते हैं अक्षांश रेखाओं का आकार बढ़ता जाता है। कारण पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। इसमें बताना है, कथन दिए गए हैं, इसमें बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओनली कारण ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर होते जाते हैं ना, तो अक्षांशों का आकार घटता जाता है, ना कि बढ़ता जाता। तो ये कथन तो गलत है, लेकिन कारण ठीक है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी होती है। फ्लैटेंड पोल होते हैं अर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई दे पड़ता है। ये कथन है दोस्तों। इसका कारण दिया गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये बताना है कि कौन सा कारण या कथन कौन सा सही है, करेक्ट है, सही बताना है। तो दोस्तों आंसर है उसका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों ही ठीक बातें हैं और जो कथन है वो कारण की व्याख्या सही करता है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27 डेज को कंप्लीट करता है और इसी टाइम पर अपने अक्ष का एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। इसीलिए पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही साइड का पार्ट दिखता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है कि केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरी स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जलसंधि कहते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी। ये दोनों ही कथन इसमें बतानी है असत्य है, रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। ये दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स है क्योंकि महानदी कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरते हैं और ये जो नदियां होती है ये उपजाऊ डेल्टे का फॉर्मेशन करती है, निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरबन डेल्टा स्थित होता है दोस्तों। तो ऑप्शन दोनों ये गलत है। और उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड एंड ये दक्षिण अमेरिका से संकरी स्थल से जुड़ा है जो पनामा जलसंधि है। ये ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये फोर्थ नहीं है, थर्ड है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले वर्ष 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए थे। ये ठीक है। कथनों पे विचार करना है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ये ठीक है कि जो जनगणना का ब्यौरा किया गया था सबसे पहले 1881 को किया गया था। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान का आरंभ वर्ष 1921 के बाद माना गया है। ये भी ठीक है कि द सेकेंड फेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन था वो कंसीडर किया जाता है बिगिन आफ्टर 1921। जनांकीय संक्रमण के द्वितीय सोपान के दौरान यह पाया गया कि उस दौरान कुल मिलाकर साक्षरता दर 20% से अधिक थी। तो ये गलत है दोस्तों। उस टाइम पर भारत की जो जनसंख्या है ना तो वो ज्यादा विशाल थी और ना ही ज्यादा अधिक बढ़ने वाली थी। सामाजिक विकास भी उस टाइम पर सो था। तो इसलिए जो साक्षरता दर थी, लिटरेसी रेट था, वो 16% से भी कम था। ठीक है ना। तो ऑप्शन ए एंड 2 होगा इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, केवल 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत की व्यवसायिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 80 से 85 जनसंख्या लगी थी। ये सही बात नहीं है। कृषि व्यवसाय तो सबसे बड़ा था लेकिन इसकी जो परसेंटेज थी लोगों की 70 से 75% लोग कृषि के अंडर में काम करते थे या कृषि को उन्होंने ऑक्यूपेशन बना रखा था। विनिर्माण क्षेत्र में 20% जनसंख्या कार्यरत थी। नहीं, विनिर्माण क्षेत्र में दोस्तों 10% जो जनसंख्या थी वो कार्यरत थी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सेवा क्षेत्र में क्रमश 15 से 20% लोग कार्यरत थे। ये ठीक है कि जो पॉपुलेशन था 15 से 20% तक वो सर्विस सेक्टर में थे। तो ये बिल्कुल ठीक है। तो इसमें एक ही ऑप्शन सही हुआ, तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में योजना का मुख्य उद्देश्य विकास की एक ऐसी प्रक्रिया प्रारंभ करना था जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध व वैविध्यपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराए। इस ध्येय किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो उद्देश्य की बात कर रहे हैं, जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए, लोगों को समृद्ध बनाए और उनकी जो लाइफ है उनको अच्छी बनाए और अवसर दे, तो ये बात चल रही है प्रथम पंचवर्षीय योजना की, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इसका मेन उद्देश्य यही था
विकास का कि ऐसी प्रक्रिया आरंभ करना जो रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाए और लोगों के लिए समृद्ध और विविधपूर्ण जीवन के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। क्वेश्चन नंबर 11, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी। उन उद्योगों में शामिल थे सूती वस्त्र, पटसन उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और सीमेंट इंडस्ट्री या सीमेंट उद्योग। तो दोस्तों 19th सेंचुरी में नॉर्दर्न साइड पे आधुनिक उद्योगों की यानी कि मॉडर्न इंडस्ट्री स्टैब्लिश होने लगी थी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सूती वस्त्र और पटसन उद्योग 19वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश होने लगे थे। मॉडर्न इंडस्ट्रीज आने लगी थी 19th सेंचुरी में, कॉटन टेक्सटाइल की और जूट इंडस्ट्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत में किन किन उद्योगों की स्थापना हुई थी? सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन स्टील कंपनी, चीनी उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। देखिए सूती वस्त्र उद्योग तो आ गया था 19th वाली सेंचुरी में, 19वीं शताब्दी में ही आ गया था। लेकिन 20वीं शताब्दी में क्या आया था, कौन सी इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुई थी? तो वो हुई थी सीमेंट उद्योग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी और चीनी उद्योग। तो ऑप्शन 1, 2, 3 होगा इसमें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड में महिलाओं को मताधिकार सैफ्रेज आंदोलन का परिणाम था। इस आंदोलन के बाद 1945 ईस्वी में महिलाओं को इंग्लैंड में मतदान का अधिकार प्राप्त हुआ। तो कौन सा स्टेटमेंट ठीक है इसमें ये बताना है। वुमेन्स राइट टू वोट इन इंग्लैंड वॉज द रिजल्ट ऑफ द सफरेज मूवमेंट। ये बिल्कुल ठीक है, जो सफरेज मूवमेंट हुआ था उसके ही बेसिस इंग्लैंड की वुमेन्स को वोट का अधिकार मिला गया था। अमेरिका की जो औरतें थी अमेरिकन, उनको मिला था राइट टू वोट 1920 को, लेकिन इंग्लैंड में 1928 में मिला था राइट टू वोट वुमेन्स को। और ये आंदोलन 1945 के बाद नहीं मिला था, 1928 में 28 के बाद मिल गया था इंग्लैंड की महिलाओं को वोट देने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है वह वोट दे सकते हैं, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। ये कथन किसने दिया था दोस्तों? ये कथन दिया था महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इन्होंने 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्थानीय स्तर पर छोटे कस्बों में प्रशासन चलाने वाली इकाई को क्या कहा जाता है? What is the unit that runs the administration in a small town at the local level called? तो वो कहा जाता है दोस्तों नगर पालिका। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, म्युनिसिपैलिटी। तो थैंक यू दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो एंड होती है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब एडुकेयर अकेडमी बाय मनदीप मैम। थैंक यू।